दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसमें हिंदी साहित्य का सिलेबस दिया गया है। जिस भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में अगर हिंदी साहित्य का सिलेबस दिया गया है, तो उन सभी एग्ज़ाम में हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। ये आते ही आते हैं। अगर आप जैसे हो गया टीजीटी, पीजीटी, एसटेट, सीटेट, उसके बाद में यूपी बीएड हो गया, यूजीसी नेट हो गया, जिसमें भी सिलेबस अगर हिंदी साहित्य दिया गया है, तो उसमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड करीब 20 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन और आंसर भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, यह बहुत सारे विद्वान का कहना है। जो हमारे सभी विद्वान हैं, अक्सर लगभग सभी विद्वान 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग 99% लोग मतलब विद्वान जो हैं, उनका कहना है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। बहुत सारे विद्वान का यह कहना है। हम सभी विद्वान को नहीं कह सकते हैं, यानी कुछ विद्वान हैं जो संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति नहीं मानते हैं। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, जो संस्कृत का ही रूप है। अपभ्रंश धीरे धीरे पहले संस्कृत आई। जो संस्कृत है वो पहले वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह संस्कृत है जो केवल वेदों में प्रयोग होता था, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऐसे जो वेद हैं, हमारे चारों वेद हैं, उनमें जो संस्कृत वेदों में प्रयोग होती थी उसे वैदिक संस्कृत। और जो लौकिक संस्कृत है वो आम जनता उसको बोलती थी, वह लोगों में बोली जाती थी। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये 2 संस्कृत थी। लौकिक संस्कृत जो है वो नई संस्कृत है। पुरानी जब से जो पुरानी संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत मानी जाती है। तो सबसे पहले संस्कृत हुआ। संस्कृत से पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत है। उसके बाद में संस्कृत से फिर क्या? पाली। पाली निकल के आई। उसके बाद में पाली के बाद फिर प्राकृत। प्राकृत निकल के आई। प्राकृत से हमें अपभ्रंश। अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश को हम पुरानी हिंदी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब की बार यूजीसी नेट में पूछा गया था कि अपभ्रंश को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये पुरानी हिंदी भी कही जाती है। अपभ्रंश को हम पुरानी हिंदी के नाम से भी जानते हैं। तो अपभ्रंश से हमारी हिंदी का जो है वो उदय हुआ है। तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये आपको एग्जाम में ये भी दे दिया जाता है कि इसको सीरियल से लगाइए। तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में फिर देखते हैं अपभ्रंश भाषा की उपशाखा सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। क्या है? किस अपभ्रंश से? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा की जो है वो उत्पत्ति हुई है। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? ये जो हिंदी भाषा जो है ये किससे हुई है? देख लीजिए, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं, यहीं पर कई क्वेश्चन बन रहे हैं। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई संस्कृत से हुई। उसके बाद में इसका क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि इसके संस्कृत से और हिंदी के जो क्रम आया, जो संस्कृत से हमारी हिंदी आई, उसका जो क्रम है, जो संस्कृत
पहला जो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, उसके बाद में पाल, उसके बाद में प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी। अगली मतलब अभी ये केवल हम इसका क्रम बता रहे हैं, इसकी वर्ष भी कब से कब तक संस्कृत रही, कब से पाली रही, कब से कब तक प्राकृत रही, इसको हम जब डीपली इसको पढ़ेंगे हम हिंदी भाषा को, तब हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। क्या है, जो भाषा शब्द का उत्पत्ति इससे पूछा जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो जो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो जो संस्कृत है, जो हमारी संस्कृत है, उसके भाष धातु शब्द से हुई है। किससे हुई है, भाष धातु से हुई है, भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ है अर्थात कथन या कहना। क्या है, भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थात क्या होता है, कहना होता है। भाषा जो होता है कहना, अर्थात कहना होता है। तो इसको आप मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखेंगे। जब हम हिंदी भाषा को पढ़ेंगे तब इसको हम डीपली से पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है किस लिपि से, जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में, उसको हम देखते हैं। जो देवनागरी लिपि, क्या है, हमारी जो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये 2018 में यूजीसी नेट में पूछा गया था। 2018 में यूजीसी नेट में पूछा गया था कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा क्या लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हिंदी और संस्कृत भाषा जो दोनों देवनागरी लिपि में, जो संस्कृत भाषा है वो भी और जो हमारी हिंदी भाषा है वो सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्या, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप क्या, ब्राह्मी लिपि से हमें देवनागरी लिपि आई है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि निकल के आई है, इसका विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं भी पूछी जाती हैं कि हमारी जो देवनागरी लिपि है जिससे हिंदी लिखी जाती है, जिस लिपि में हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है, उसकी विशेषताएं देख लीजिए। तो विशेषताएं देख लीजिए, इनकी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, इसीलिए हम इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये जो परीक्षा की दृष्टि से हैं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। देख लीजिए, इसकी विशेषताएं देख लीजिए। देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं देख लीजिए। देवनागरी की लिपि की विशेषताएं हैं इसके ध्वनि क्रम, जो इसके ध्वनि क्रम है या पूर्णतया वैज्ञानिक है। जो इनकी ध्वनि क्रम है, क्या, जो देवनागरी लिपि की जो ध्वनि क्रम है वो पूर्णतया वैज्ञानिक है। क्या है, वैज्ञानिक है। इसको देख लीजिए। और छपाई लिखाई समान है। जो देवनागरी लिपि की है वो लिखाई और छपाई वो दोनों समान है, इसमें कोई असामान्यता नहीं है, इसमें कोई असामान्यता नहीं है। ये छपाई और जो लिखाई है वो एक ही समान में होती है, या इनकी खासियत है। देवनागरी लिपि की ये विशेषताएं हैं। उसके बाद में देख लीजिए, हास्य और दीर्घ स्वर में बटे हैं। ये जो हमारी देवनागरी लिपि के वर्ण हैं, ये जो हमारी देवनागरी लिपि है, इसके जो हास्य स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, स्वरों में बटे हैं। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर में, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर में बटे हैं। और इनकी निश्चित मात्राएं हैं। जो देवनागरी लिपि है, इनकी निश्चित मात्राएं हैं। इनकी जितनी भी मात्राएं हैं वो सब निश्चित हैं। उसके बाद में, और इनके प्रत्येक वर्ग में घोष एवं सघोष वर्ण होते हैं। घोष, सघोष और अघोष वर्ण, इसमें अघोष लिख गया है, इसको चढ़ा लीजिए मात्रा। हाँ, अघोष और सघोष वर्ण, इसको हम जब आगे पढ़ेंगे तो अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, इसको हम पढ़ेंगे कि क्या है। उसके बाद में हम देखते हैं उच्चारण का प्रयोग में समानता है। जो इसका उच्चारण है वो भी समानता है, इसमें कोई अलग नहीं है, समानता है। और प्रत्येक वर्ण में अलग अलग लिपि चिन्ह है। क्या है, जो हमारी देवनागरी लिपि है इसमें प्रत्येक वर्ण में अलग अलग जो है वो चिन्ह है। तो इसको आप ध्यान रखिए। इसका PDF हम आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब देख लीजिए, इसमें जो संविधान में इनको दर्जा मिला था हिंदी को राजभाषा का, उसके बारे में हम बात करेंगे। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी में संविधान सभा के काफी विचार विमर्श के बाद, क्या है, 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा के काफी विचार विमर्श के बाद संघ की राज्यसभा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दिया गया। 14 सितंबर सन 1949 को क्या हुआ, राज्यसभा में काफी विचार विमर्श के साथ बाद काफी विचार विमर्श हुआ, जो भारतीय संविधान में काफी राजभाषा संघ का जो दर्जा दिया गया, हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दिया गया, वो काफी विचार विमर्श के बाद। और वो कब दिया गया, देख लीजिए ये कब दिया गया, 14 सितंबर सन 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम, हिंदी दिवस मनाते हैं। और अंग्रेजी को दूसरी भाषा माना गया, जो हमारे संविधान में है वो क्या, अंग्रेजी जो है इसको दूसरी भाषा मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी पूछा नहीं गया है लेकिन बन सकता है कि संविधान में, जो भारतीय संविधान में है, उसकी दूसरी भाषा क्या मानी गई है, तो अंग्रेजी मानी गई है। दूसरी भाषा क्या मानी गई है, अंग्रेजी मानी गई है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, शासन में कानून बनाने, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने आदि के लिए जिस भाषा का, इसमें देख लीजिए, जिस लिख लीजिए, जिस भाषा की सहायता ली जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजभाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा किसे कहते हैं कि जो शासन होती है, किसी की सत्ता कहते हैं शासन को, कानून बनाने में, शासन में जो कानून बनाने में, आदेश निकालने में, और अध्यादेश जारी किया जाता है आदि, और अन्य कई जो सरकारी कामों में जिस भी भाषा की सहायता ली जाती है, वह क्या कहलाती है, राज्य भाषा कहलाती है। वह क्या कहलाती है, राज्य भाषा कहलाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सन 1955 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। उसके बाद में सीटेट में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, बाल गंगाधर खड़े की अध्यक्षता में राज्यसभा का गठन किया गया। क्या किया गया, राज्यसभा का जो है वह गठन किया गया। क्या किया गया, राज्यसभा का गठन किया गया, राज्यसभा का गठन किया गया। राजभाषा अधिनियम सन 1960 में पारित किया गया। क्या राज्यसभा अधिनियम जो कब पारित किया गया, ये 1960 ईस्वी में पारित किया गया। एक मिनट रुकिए, लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं। तो राज्यसभा अधिनियम 1960 ईस्वी में पारित किया गया। क्या किया गया, 1960 में पारित किया गया। एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, सही है। क्या किया गया,
राजसभा अधिनियम 1960 ईस्वी में पारित किया गया एवं 1967 में इन्हें संशोधन किया गया। क्या किया गया? राज्यसभा का जो अधिनियम है 1960 में पारित किया गया। इसको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा अधिनियम कब पारित किया गया। तो राज्यसभा अधिनियम 1960 ईस्वी में पारित किया गया एवं 1967 में इसे संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया? 1967 ईस्वी में संशोधन किया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में दिया गया है, जी साहित्य, तो इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इन सबको याद करना आपको जो है। 25 जून 1975 में राज्य विभाग की स्थापना की गई। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन। इसको आप ध्यान से पढ़िए। 25 जून 1975, क्या 25 जून 1975 में राज्यसभा विभाग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? राज्यसभा विभाग की स्थापना कब की गई? ये 25 जून 1975 ईस्वी में राज्यसभा विभाग की क्या गई? स्थापना की गई। उसके बाद में ये प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए सन 1956 ईस्वी में राजस्थान राज्यसभा अधिनियम पारित किया गया। क्या यह जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो सरकारी कामकाज हैं, जो प्रशासनिक कार्य हैं, इसमें हिंदी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए 1956 ईस्वी में राजस्थान राज्यसभा अधिनियम पारित किया गया। राज्यसभा अधिनियम पारित किया गया। क्या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो अधिनियम है 1956 ईस्वी में राजस्थान राजभाषा अधिनियम द्वारा पारित किया गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछी जाती हैं। सब छोटी छोटी चीजें जो हैं ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं की 22 भाषाएं हैं एवं भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान हैं। ये अधिनियम के बारे में पूछा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है से मान्यता प्राप्त जो प्रादेशिक भाषाएं हैं वो 22 क्या है? वो 22 हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के से संविधान प्रावधान है। क्या है? संविधान प्रावधान है। क्या है? 343 से 351 तक क्या है? ये राजभाषा यानी भाषा से संबंधित जो संविधान के प्रावधान है, ये है अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या है? ये राजभाषा से संविधान प्रावधान है। तो इसको आप देख लीजिए। अनुच्छेद 348 से 349 में उच्चतम तथा उच्च न्यायालय प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधित प्रावधान है। क्या है? प्रावधान है। क्या है? 1948 से एवं 1949 में उच्चतम तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधित प्रावधान है। क्या है? प्रावधान है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसको, सबको अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन अनुच्छेद में पूछा जाता है कि जो भाषाओं का वो 343 से 351 में जितना भी अनुच्छेद 343 से जो 351 तक, इसमें भाषाएं ही इसमें है, इसमें भाषाओं का ही बात की गई है 343 से 351। तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्या है? जो मूल संविधान में जो सबसे पहले संविधान में भाषाएं रखी गई थी वो कितनी थी? 14। अगर मूल संविधान में भाषाएं पूछे तो आपको 14 बतानी है। उसके बाद में अभी जो जितनी भाषाएं हैं वो क्या है? 22 भाषाएं को दर्जा मिल चुका है। हम आपको अगली इसी वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे। जो मूल संविधान में थी वो कितनी थी? 14 भाषाएं थी और अब 22 भाषाएं हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो 14 भाषाएं थी उसको पहले ध्यान से देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले समिया, दूसरा उर्दू हो गया, तीसरा उड़िया हो गया, चौथा कन्नड़ हो गया, पांचवा कश्मीरी हो गया, छठा क्या हो गया? गुजराती। आपको देखिए 14 भाषाएं मूल संविधान की बात कर रहे हैं। मूल संविधान में क्या थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी जो हैं
वो 22 भाषाएं हैं। तो गुजराती हो गई, 7वां तमिल हो गया, 8वां जो हो गया वो तेलुगु हो गया, पंजाबी हो गया वो 9वां हो गया, 10वां बंगाली और 11वां जो हो गया वो मराठी हो गया, 12वां मलयालम हो गया। संस्कृत जो है वो 13वीं भाषा है। 14वीं जो है वो हमारी हिंदी है। तो 14 भाषाओं को जो मूल संविधान में था वो 14 भाषाओं का दर्जा दिया गया। बाद में इसके संशोधन में जो संशोधन की गई तो बाद में जोड़ी गई भाषाएं। आप इसको ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाद में जोड़ी गई भाषाएं हैं, जो 15वीं भाषा थी वो सिंधी को जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई? ये 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? ये जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, जब ये 1967 में हुआ, तब सिंधी भाषा को संविधान में दर्जा दे दिया गया। तब कितनी हो गई? 15 भाषा हो गई। उसके बाद में हम आगे देखते हैं 71वें संविधान संशोधन 1992 में। क्या 71वें संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषा और जोड़ दी गई। संविधान में 3 भाषा और जोड़ दी गई, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। मणिपुर, नेपाली और कोंकणी, 16वीं मणिपुर, 17वीं नेपाली और 18वीं कोंकणी। ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 92वें संविधान संशोधन 2003। ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को और संविधान में जोड़ दिया गया। तो 19वीं डोगरी, बोडो हो गई 20वीं, 21वीं मैथिली और सांथाली जो है वो 22वीं भाषा है। ये संविधान में जो अभी तक दर्जा दिया जा चुका है। उसके बाद में हम अगली वीडियो में लाएंगे, बात करेंगे इसके बाद में। लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न के बारे में बात कर लें। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आए हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है? निम्न में से किस नियम के अंतर्गत, क्या है? निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी को प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए कि निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को किस 3 क्षेत्रों में बांटा गया? 3 क्षेत्रों में कब बांटा गया? ये राजभाषा अधिनियम में ये कब बांटा गया? तो ये राजसभा नियम 1976 में। ये कब? राजभाषा नियम 1976 में। तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? क्या है? आवश्यक जो निर्देश प्राप्त होता है वो 351 में होता है। अनुसूची 351 में क्या संविधान के किस अनुच्छेद में क्षेत्र से हिंदी भाषा का जो विकास है वो प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? वो 351 अनुच्छेद 351 में आवश्यक निर्देश जो भाषा का विकास है, जो हिंदी भाषा का विकास के लिए प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश मिलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं संविधान की 8वीं सूची में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई? या आप पीछे देखे हैं कि कब जोड़ी गई? आप देख लीजिए। क्या? नेपाली, मणिपुर और कोंकणी देखते हैं, पीछे देख लीजिए। मणिपुर, नेपाली और कोंकणी ये कब जोड़ी गई? ये 71वें संविधान संशोधन में। क्या? 71वें संविधान में 1992 में जोड़ी गई। क्या 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई? क्या 1992 जो क्या है नेपाली, मणिपुर और कोंकणी कब? 71वें संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ी गई? 3 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया। ये सेट का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? देख लीजिए। इसको हम आगे भाषा पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है, उस प्रश्न को हमने लाया है। छत्तीसगढ़ी जो है हिंदी की किस उपभाषा से संबंधित है या पूर्वी भाषा से संबंधित है? जो पूर्वी में है वो अवधी भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है
बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन क्या आती हैं? तीन बोली आती हैं। एक अवधी आती है जो अवध प्रांत में बोली जाती है, जो हमारे गोंडा अयोध्या क्षेत्र के कुछ बलरामपुर ऐसे जो अवध प्रांत है उसमें बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ से, और बघेली जो है वो ये तीन जो बोले हैं ये किससे आती हैं? पूर्वी हिंदी से आती हैं। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। क्या है? जो आदिकालीन हिंदी से के संबंध में क्या उपयुक्त नहीं है? अड़ा, ध्वनि का विकास, संयुक्त एवं ये का प्रयोग, अड़ा, ध्वनि का विकास, संयोगात्मक की ओर झुकाव। तो इसमें क्या ये जो है सही नहीं है, संबंध में ये सही नहीं है, संयोगात्मक की ओर झुकाव। उसके बाद में सत्तरवीं बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में संबंध नहीं है? किस रूप में संबंध नहीं है? क्या है उद्भव? पहले देख लीजिए, हिंदी का उद्भव, हिंदी 70वीं बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पैशाची अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? पैशाची अपभ्रंश। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप है क्या है? जो ब्रजभाषा का जो स्थानीय रूप क्या है? जो क्या है? शिखर वाणी। जो ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है, क्या है? शिखर वाणी है। उसके बाद में भोजपुरी बोली में के संबंध में असत्य कथन बताइए। क्या है? जो भोजपुरी बोली में असत्य कथन बताइए। दक्षिण भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। गलत हो गया। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। बिल्कुल सही है। इसका ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। जो भोजपुरी बोली है की उत्पत्ति हुई है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। बिल्कुल गलत है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया है। ये बिल्कुल गलत है। राजस्थानी, उसके बाद में देख लीजिए, राजस्थानी वर्ग के मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। जो मालवी राजस्थानी जो वर्ग है उसमें मालवी बोली का क्षेत्र नहीं माना जाता है। वो क्या है? रायपुरी। रायपुर में क्या ये जो मालवी बोली वो रायपुर में नहीं बोली जाती, उज्जैन, देवास और रतलाम में बोली जाती है। बागड़ी बोली, जो बागड़ी बोली में को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है वो क्या है? गुजराती है। बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो प्रभावित करती है वो कौन सी? गुजराती। बागड़ी बोली को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करती है? गुजराती जो है वो प्रभावित करती है। ये फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? क्या है? जो हिंदी का मानक रूप किस बोली से सर्वाधिक है? ये खड़ी बोली से सर्वाधिक है। हिंदी का मानक जो है खड़ी बोली से सर्वाधिक निकट है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मानित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। क्या है? ले, ये अब नहीं जो ली का प्रयोग अब नहीं किया जाता है। ये मानवीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला जो चिन्ह है वो यही है, और ये सब स्वीकृत किया जाता है। खड़ी बोली हिंदी के विकास स्वरूप से निकलती है। जो खड़ी बोली है वो किससे निकलती है? तो ये पश्चिमी हिंदी से निकलती है। संघ की राजभाषा हिंदी के लिपि देवनागरी होगी। इस पंक्ति में से किस विकल्प से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद ये 343 ईस्वी से 343 के फर्स्ट से क्या है? संबंधित है। उसके बाद में भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में निम्नलिखित भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। इस आशय का उल्लेख भारतीय संविधान की किस धारा में किया गया है? ये सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 343 से संबंधित है। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जो खड़ी बोली है वो किससे हुआ है? तो शायद हमें लग रहा है कि शौरसेनी से हुआ है। जो खड़ी बोली का है वो शौरसेनी से ही हुआ है। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है?
कोंकणी मणिपुर, शायद मैथिली है, हाँ राजस्थानी नहीं है, सही है। मैथिली और मणिपुर कोंकणी ये जोड़ी गई हैं। इसमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया, तो ये भोजपुरी नहीं है, उर्दू, नेपाली और सांथाली है 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित नहीं है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? यह 343 में ही लिखा गया है। ये सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? क्या बात है, क्या 22 भाषा। हमें आपको हम बताए थे कि कितनी भाषा जोड़ी जा चुकी हैं, तो ये 22 भाषा जोड़ी जा चुकी हैं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार सम्मिलित के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आचार्य नरेंद्र देव थे। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। तो बस आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। कल हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर दीजिए कि जब भी हम कोई नई वीडियो या नई जानकारी लेकर आऊँ तो आपको के मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।